हेलो एवरीवन। आपके फेवरेट चैनल अकाउंटेंट बाबा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनपीएस। और काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं लोगों को, और कैलकुलेशन भी नहीं समझ में आते हैं कि फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। हम काफ़ी अच्छे से इसको समझेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम से नए पेंशन स्कीम का। ठीक, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक बेसिक कंपैरिजन समझ लेते हैं। ईपीएफ होता क्या है, एनपीएस होता क्या है, जीपीएफ होता क्या है, ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ईपीएफ कहिए या जीपीएफ कहिए, बोथ आर सेम। क्यों सेम है, मैं आगे बताता हूँ। देखिए कोई भी कंपनी है, अगर उसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो उनको ईपीएफ अकाउंट खोल के रखना पड़ता है। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। और अकाउंट में जाता क्या है, 12% सैलरी जाता है हर महीने का। ठीक है, और वो रिटायरमेंट पे उनको वापस मिल जाता है। ठीक है, मैनेज कौन करता है, वो जो सैलरी से 12% डिडक्शन जाता है उसका लेखा जोखा रखता है ईपीएफओ। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये मैनेज करता है उस फंड को। वो इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में। ठीक है, विड्रॉल के साथ लिमिटेशन क्या है कि कम से कम 5 साल का सर्विस होना चाहिए, उसके बाद ही विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, मेच्योरिटी पे ये विड्रॉल जो भी होता है वो टैक्स फ्री होता है। और नॉर्मली क्या होता है, 8-9% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, ईयरली इंटरेस्ट रेट होता है ये। ठीक है, 5% कंट्रीब्यूशन इज़ अलाउड इन जीपीएफ। देखिए ईपीएफ में तो अलाउ नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट अलाउ करती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप 12% से ज़्यादा भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा जब रिटायरमेंट का एज नज़दीक आता है गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो नॉर्मली वो लोग 60-60, 70-70 हज़ार रुपये भी जीपीएफ में डालने लगते हैं। अगर उनकी सैलरी अच्छी खासी है तो, और उतने खर्चे नहीं हैं, तो डाल सकते हैं वो जीपीएफ में। ठीक है, क्योंकि रिटर्न भी अच्छे हैं, सेविंग से ज़्यादा रिटर्न है, एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न है, और टैक्स फ्री भी है मेच्योरिटी पे, तो इसलिए जीपीएफ में पैसे डालना ठीक है। अब एनपीएस के बारे में देख लेते हैं। एनपीएस के लिए एलिजिबल कौन होता है, देखिए जिसकी भी एज 16 साल से 65 साल के बीच है वो सारे लोग एनपीएस में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, एनपीएस में जाता कितना है, 10% ऑफ द सैलरी प्लस डीए। जैसे सैलरी अभी अगर मान लो किसी का 30,000 बेसिक है, तो 10% हो गया 3,000, और अभी चल रहा है मान लो 40% डीए चल रहा है, तो 1,200 रुपये, मतलब 42,000 रुपये उसके सैलरी से जाएगा। और 14% गवर्नमेंट देती है, इसका मतलब गवर्नमेंट भी ऑलमोस्ट उतना ही दे रही है। तो मान के चलिए कि अगर 30,000 बेसिक पे है किसी का, तो लगभग उसका 8,000 के करीब एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जा रहा है। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन जो जाता है इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडी बोलते हैं इसको। देखिए एनपीएस भी क्या है, ये एक तरह से म्यूचुअल फंड की तरह है। आप पैसे डालते हैं, और मार्केट अगर अच्छा चल रहा है तो एनपीएस के रिटर्न भी अच्छे आएंगे। मार्केट अच्छा नहीं आ रहा है तो एनपीएस के रिटर्न भी अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन ये होता है कि इसको मैनेज करती है गवर्नमेंट, और बहुत अच्छी बैंक्स मैनेज कर रहे हैं, जैसे यूटीआई मैनेज करती है, एलआईसी मैनेज करते हैं, और एसबीआई भी मैनेज कर रही है। और ये लोग इन्वेस्टमेंट ही ऐसी जगह पे करते हैं, दोज आर टू गुड टू फेल कर रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि फेल होने के चांसेस बहुत कम है। प्लस क्या होता है कि ये लोग बहुत कम हिस्सा डालते हैं किसी एक इन्वेस्टमेंट में। इससे क्या होता है कि एक इन्वेस्टमेंट अगर फेल भी कर जाता है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो एनपीएस भी काफ़ी सेफ़ है, और जैसे जीपीएफ सेफ़ था, ईपीएफ सेफ़ था, वैसे ही एनपीएस भी बहुत सेफ़ है। और इसमें क्या है, आपको जीपीएफ में रिटर्न 8-9% का मिल रहा था, इसमें करीब करीब 10% का रिटर्न मिलता है। टैक्स फ्री है ये भी। इसमें भी पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी है, लेकिन कम से कम 3 साल की सर्विस के बाद होता है। ठीक है, और सिर्फ 3 बार ही निकाल सकते हैं पूरे लाइफ में, आप सिर्फ 3 बार ही इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है तभी निकालने का है ये, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट है ये। और वहीं आप जीपीएफ में आपको काफ़ी रिलैक्स था, कभी भी आप निकाल सकते थे, और विड्रॉल आप 5 ईयर्स के बाद कर सकते थे। मैं और आगे बताऊंगा एनपीएस में विड्रॉल के और क्या क्या इशूज़ हैं। देखिए
प्री मेच्योर एग्ज़िट के बारे में बता देते हैं। एग्ज़िट का मतलब कि आपका अकाउंट क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है। वीआरएस के केस में कर सकते हैं, जैसे वीआरएस में वीआरएस जब अभी लेते हैं तो जीपीएफ का भी अकाउंट क्लोज़ करते हैं, वैसे ही वीआरएस अगर लेते हैं तो क्या होता है, 20% ही आप निकाल सकते हैं वीआरएस के केस में। 60 लमसम निकाल सकते हैं 20%, और 80% एनुटाइजेशन करना पड़ेगा। तो वीआरएस तो बहुत बेकार चीज़ हो गया इस टाइम के लिए। दूसरा क्या है, डिसेबिलिटी के केस में भी आप 60% निकाल सकते हैं और 40% एनुइटाइजेशन करना पड़ेगा। मान लो अभी आपके पास 10 लाख रुपए हो गए हैं और डिसेबिलिटी की वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ गया, तो एक 10 लाख का 60% कितना हुआ, 6 लाख। 6 लाख रुपए आपको कैश मिल जाएगा, और 4 लाख आपको बैंक को देना पड़ेगा। बैंक उसके बदले आपको कुछ फॉर अ फिक्स पीरियड, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान चुनते हैं, उसके हिसाब से आपको बैंक थोड़े थोड़े पैसे देगी, वही आपका पेंशन बन गया, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल का बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं एनपीएस अकाउंट से पैसे। तो देखिए, विड्रॉ कर सकते हैं, कम से कम 3 साल की सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये, 3 साल के बाद क्या है, अप टू 25 ऑफ सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन। तो आप इसमें से पैसे कितने निकाल सकते हैं, तो देखिए अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो उस 10 लाख में से करीब करीब 6 लाख तो गवर्नमेंट ने दिए होंगे, और आपने 4 लाख दिए होंगे। तो आपने 4 लाख दिए होंगे, उसका 25% ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अपने कंट्रीब्यूशन का 25%, ये नहीं कि गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन का आप उठा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये है कि सिर्फ 3 बार ही ले सकते हैं पूरी लाइफ टाइम में, 3 बार मैक्सिमम। और नेक्स्ट कंडीशन है कि मिनिमम 5 ईयर गैप होना चाहिए दो विड्रॉल्स के बीच में। तो काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं। अच्छा ठीक है, और किस काम के लिए ले सकते हैं, तो चिल्ड्रन के हायर एजुकेशन के लिए ले सकते हैं, चिल्ड्रन के मैरिज के लिए ले सकते हैं। अब क्या है, चिल्ड्रन के मैरिज और हायर एजुकेशन के बीच 5 साल का गैप होगा तो ही आप उठा सकते हैं उसमें से पैसे, वरना तो फिर आपको कुछ अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करके, प्लान करके, और हायर एजुकेशन का और मैरिज का खर्चा बियर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये रेसिडेंशियल प्लॉट के लिए कर सकते हैं विड्रॉल, लेकिन इसमें भी कैच ये है कि ऑलरेडी एक होम होना नहीं चाहिए आपके नाम पे, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो चलेगा, तो आप रेसिडेंशियल प्लॉट के लिए भी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर आपने एक प्लॉट ऑलरेडी खरीद रखा है, एक फ्लैट ऑलरेडी ले रखा है अपने नाम पे, फिर आप लेना चाहते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर मेजर इलनेस लाइक कार्डियक अटैक, कोमा, पैरालिसिस, कंप्लीट किडनी फेलियर, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये तो मेजर इश्यूज हैं, इसके टाइम पे भी आप विड्रॉल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, विड्रॉल करने से क्या होता है तो ये म्यूचुअल फंड की तरह ही। तो जैसे क्या है, आपने विड्रॉ कर लिया तो कुछ कॉर्प मतलब कुछ एक्यूमुलेशन में से आपके पैसे घट गए। पहले 10,000, मान लो आपके पहले 10 लाख रुपए थे, अब घट के वो 8 लाख हो गए। तो कल को नेक्स्ट ईयर में जब उस पर 10% का इंक्रीमेंट होगा तो 8 लाख पे होगा ना, 10 लाख पे तो होगा नहीं। तो अल्टीमेटली ना 60 ईयर पीरियड में, आप जब 60 में रिटायर होंगे उस टाइम पे ये डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनेशन। तो देखिए, जीपीएफ में भी नॉमिनेशन होता है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके बदले किसको पैसे मिलने चाहिए, उसके लिए होता है। तो नॉमिनेशन क्या है, ये अपडेट किया जा सकता है, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। और मैरिज के बाद तो मैंडेटरी है कि आपको अपडेट करना ही करना है, ठीक है। नॉमिनेशन प्रायर टू मैरिज स्टैंड्स नल एंड वर्ड। देखिए, डिफरमेंट का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना। तो क्या होता है, अगर आप मान लो 60 पे रिटायर हो रहे हो और आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है, आपको लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है एनपीएस से पैसे निकालने का, या एन्यूटी लेने का अभी ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं इसको और आगे भी चला सकते हैं, ठीक है। तो पोस्टपोन करने के लिए आपको क्या करना होगा, 15 दिन पहले रिटायरमेंट से 15 दिन पहले आपको रिक्वेस्ट डालना होगा कि मुझे अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसको डिफ़र कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तो डिफ़र्ड मतलब हो गया पोस्टपोन करना। तो एन्युइटी को 3 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, मतलब 40% आपको देना पड़ रहा था बैंक को ना, ताकि आपको एन्युइटी वाला प्लान मिल जाए। तो ये 3 साल के लिए आप इसको पोस्टपोन कर सकते हैं।
दूसरा क्या कर सकते हैं, लमसम विड्रॉल में बी डिफर्ड टिल एज 70। लमसम जो आपको 60% मिल रहा था, इस वाले प्लान मतलब वो 60% आप विड्रॉल छोड़ सकते हैं, 70 साल तक छोड़ सकते हैं। तो क्या होगा ऐसे में ना कि उस पर और इंटरेस्ट क्या होता है, एक्यूमुलेट होते जाता है, ठीक है, कंपाउंडिंग और होते जाता है, उस पर 10 साल और हो जाएगा। तो 70 तक कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन क्या होगा, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 60 पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अब आप गवर्नमेंट के लिए काम कर नहीं रहे हैं, है ना, 60 तक ही काम करेंगे। तो 60 पे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन स्टॉप हो जाएगा। आप अपनी तरफ से अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि डीडीओ का रोल नहीं रहेगा कुछ, आपको ई एनपीएस पोर्टल पे जाना होगा और ख़ुद से कंट्रीब्यूट करना होगा। यूपीआई है उस टाइम पे, देखिए क्या रहता है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, इन सब के थ्रू आप वहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लोगों को ना कन्फ्यूज़न इसी को लेके रहता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे क्या मिलने वाला है। देखिए मैंने एक कंपैरिजन बना रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए अभी क्या मिलता है ओल्ड पेंशन स्कीम में, अभी जैसे लोग रिटायर होते हैं तो क्या मिलता है, इनकैशमेंट मिलता है 300 दिन का। तो ये मैंने एज्यूम किया है कि 1 लाख बेसिक पे है जिसका इस टाइम पे, और 33 साल की सर्विस है। अगर वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिलीज़ हो रहा है, ऑफिस से रिलीव हो रहा है, तो उसको क्या क्या मिल रहा है, इनकैशमेंट मिल रहा है लगभग 14,50,000 का, ठीक है। 300 दिन का आप इनकैशमेंट, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैंने दूसरे वीडियोज़ में बता रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिलता है ग्रेचुइटी, वो 20 पूरा हो जाएगा, 20 का ही कैप है, मैक्सिमम 20 लाख का ही कैप है, बाद में ये बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन आज के डेट में अगर रिटायर हो रहा है कोई तो 20 लाख इसको कैप किया गया है ग्रेचुइटी को, ये मिल जाएगा। CGE GIS ये आपके सर्वाइवल बेनिफिट्स जो होते हैं वो, तो उसमें क्या होता है, आपके कुछ पैसे कटते हैं आपके अकाउंट से, ठीक है, आपके सैलरी से, तो वो बाद में एक्यूमुलेट होके आपको 75,000 मिल जाएगा, ठीक है। और जीपीएफ में जो आपने पैसे डाले हैं, जीपीएफ तो आप खुद डालते हैं ना, और वो मैंडेटरी भी है, और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये मैंने बताया था 12% डालते हैं नॉर्मली। तो ये जो जीपीएफ में आपने पैसे डाले हैं वो ऑलमोस्ट एक्यूमुलेट होके नॉर्मली लोग 50 लाख तो कर ही लेते हैं, है ना। तो ये मिल जाएगा। फिर देखिए कि आगे क्या मिलता है, मंथली पेंशन मिलता है लगभग 50,000 के करीब बनेगा, क्योंकि 1 लाख बेसिक पे है, तो उसका आधा 50,000 हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कम्यूटेड, देखिए कम्यूटेशन भी एक कंसेप्ट होता है, वो भी मैंने उसमें बता रखा है वीडियोज़ में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है कि आप मंथली पेंशन जो सरकार आपको देने वाली थी 50,000 रुपये, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि उसमें से हर महीने थोड़े पैसे बैंक को दे सकते हैं, और बैंक उसके बदले एक लंप सम आज के डेट में आपको पैसे दे देगी। तो लगभग ये आप 20,000 रुपये बैंक को हर महीने देंगे, और बैंक आपको एक मुश्त पैसे 20 लाख रुपए जिस दिन रिटायर होंगे आप उस दिन मिल जाएगा आपको बैंक से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन कीजिए, अगर आप एनपीएस से रिटायर हो रहे होते हैं, अगर आज के डेट में एनपीएस से रिटायर होते हैं, ठीक है, ये अक्टूबर 2022 चल रहा है, इसमें आप एनपीएस से रिटायर हो रहे होते हैं, तो आपको क्या मिल रहा होता है, 1 लाख बेसिक पे होता है आपका, 33 साल का सर्विस होता तो, ठीक है। इनकेसमेंट तो सेम ही मिलता, लिविंग का इनकेसमेंट जो उनको मिल रहा था वही इनको भी मिलता। ग्रेचुइटी में क्या है, वो 20 लाख का कैप आज चल रहा है, तो 20 लाख का कैप आपका मिलेगा, 20 लाख, ठीक है। CGIS में भी आपको उतना ही मिलने वाला था। एनपीएस वाला जो है बस यहीं पे डिफरेंस आ रहा है, जीपीएफ में आप लगभग 50 लाख मैं बता रहा था, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी लगभग 50 लाख ही पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि ये 50 लाख में लाया कहाँ से, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ 50 लाख कहाँ से आया, ये कैलकुलेशन मैं करके दिखाता हूँ आपको बाद में। फ़िलहाल आप जानिए कि 50 लाख रुपीज़ आप लगभग आज के दिन पे आपका कॉर्पस बनता, तो ये आप विड्रॉल, लेकिन विड्रॉल आप 50 लाख नहीं कर पाते, आप करते हैं 30 लाख, ठीक है। और 30 लाख तो आपने कर लिया होता, और 20 लाख जो बच रहा है उसका आपको ख़रीदना पड़ता एन्युइटी प्लान, मतलब पेंशन प्लान, और उससे आपको मंथली पेंशन आता। तो घाटा यहाँ पे बस इसकी वजह से हो रहा है, एन्युइटी जो परचेज करना पड़ रहा है वो आपको अपने पैसे से करना पड़ रहा है, और उसी से मंथली पेंशन आपको मिल रहा है, ठीक है। और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या हो रहा था कि जीपीएफ वाला सारा पैसा आपका था, ठीक है। मंथली पेंशन कौन दे रहा था आपको, गवर्नमेंट दे रही थी, आपके अपने पैसे नहीं थे, वो गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही थी, और बैंक को भी गवर्नमेंट ही दे रही थी।
आपके सैलरी, आपको मंथली पेंशन आने वाला था 50,000, बैंक को 50,000 में से गवर्नमेंट खुद दे दे रही थी 20,000। ठीक है, और आपको एक बार में एक मुश्त पैसे 20 लाख उसके बदले बैंक आपको दे देता था। तो डिफरेंस यहीं पे आता है। ठीक है, सारा डिफरेंस ये मंथली पेंशन का ही आ रहा है। ये जो मंथली पेंशन एनपीएस वाले में है वो आपको खुद खरीदना पड़ता है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको नहीं खरीदना पड़ रहा था, वो गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे खरीद रही थी। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है। और तो कुल मिला के ये है कि एनपीएस में आपको इतना घाटा तो हो रहा है। अच्छा, एक बेनिफिट तो ये भी है कि आपके 10% कट रहे हैं आपकी सैलरी से एनपीएस में, लेकिन 14% गवर्नमेंट भी तो दे रही है। वो जीपीएफ के केस में तो था नहीं। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पेंशन के ऑप्शन क्या है, ये अलग टॉपिक है और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे एएसपी होते हैं। एएसपी क्या होता है? एनुइटी सर्विस प्रोवाइडर। ये एक्चुअली बैंक्स होते हैं जो अपना अपना प्लान लेके आते हैं। आपको आपके डीडीओ से मिल के आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एएसपी आपको चाहिए। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, एक काम पहले ये कर लेते हैं कि हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। वो 50 लाख मैंने लाया कहाँ से, ये समझ लेते हैं। देखिए हम देखते हैं रेट ऑफ, नहीं क्या देखें, ये देखते हैं। ये है एनपीएस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये एनपीएस ट्रस्ट का वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंस इंसेप्शन इसका देखिए क्या है, आपको रिटर्न कितना मिला है, लगभग 9.5 के अराउंड मिला है। ठीक है, इसका एवरेज निकालेंगे आप तो 9.5 तो आ ही जाएगा ना। तो लगभग 9.5 के अराउंड एसबीआई ने भी दिया है, एलआईसी ने भी दिया है और यूटीआई ने भी दिया है, और यही तीनों डिफ़ॉल्ट तो यही लगा रहता है। तो ये तीनों आपके सर्विस मतलब मैनेजर हैं, फंड मैनेजर हैं। तो ये तीनों का रिटर्न आपको दिख रहा है 9.5। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि 9.5 के हिसाब से आपके पैसे कितने बन जाते हैं। तो ये देखिए मैंने कैलकुलेटर यहाँ खोल रखा है। मान लो 8,000 रुपीज़ आपने हर महीने, ये पहले साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, 8,000 रुपीज़ अगर आपने पहले साल में पैसे दिए और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है 9.5 मैंने डाल दिया क्योंकि यही चल रहा है। तो मैं मतलब मान के चलता हूँ कि ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगा, इससे कम भी नहीं जाएगा, तो 9.5 में लेके चलते हैं। और इन्वेस्टमेंट आपको 33 साल तो करना ही है, एटलीस्ट सर्विस 33 साल का रहता है। तो मैं 33 लेता हूँ क्योंकि नॉर्मली 33 का हो ही जाता है आदमी। ठीक है, स्टेप अप का मतलब है कि हर साल कितने पैसे बढ़ रहे हैं, तो लगभग 10% हर साल आपका बढ़ ही जाता है। ज़्यादा भी बढ़ सकता है लेकिन मैं कम ही रखता हूँ इसको, 10% ही रखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये पता चलता है कि 33 साल के बाद यू विल हैव 6 करोड़ 96 लाख, मतलब ये करीब करीब 7 करोड़ के बराबर हो गया। और देखिए मैंने इसमें बहुत एग्जेगरेट भी नहीं किया है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 7 करोड़ के करीब आपके कॉर्पस फाइनली बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के डेट में ये 7 करोड़ का वैल्यू कितना होगा, हमें तो आज के डेट से मतलब है ना। तो देखते हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर देख लेते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे 7 करोड़ डाल दिया मान लो। इन्फ्लेशन की वजह से पैसे का वैल्यू हर टाइम पे गिरता है ना, तो 33 साल के बाद जो पैसे का वैल्यू है आज के पैसे की वैल्यू में डिफरेंस आता ही क्यों है? इन्फ्लेशन की वजह से। तो हमें इन्फ्लेशन देखना है, और तो इन्फ्लेशन का देख लेते हैं हम, हिस्ट्री क्या रहा है। तो इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया हिस्ट्री देखते हैं 1950 से 2022 तक का। तो इसमें इसने लिख रखा है द एवरेज इन्फ्लेशन फ्रॉम 1985 टू 2021 इज़ 7.5%। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इंटरेस्ट रेट -7.5 क्योंकि ये नेगेटिव कंपाउंडिंग हो रहा है, और 33 साल तो काम आप कर ही रहे हैं। और कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग मतलब जो फॉर्मूला लगाए हैं ये कंपाउंडेड ईयरली लगाए हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए। तो देखिए इनिशियल बैलेंस आपके पास 7 करोड़ था, आज के टाइम पे इसका वैल्यू हो गया 53,42,000, तो लगभग 53 लाख। देखिए मैंने स्लाइड में आपको सिर्फ 50 लाख दिखाया है। ठीक है, तो कुल मिला के ये आप खुद से भी कर सकते हैं, ये तो सारी कैलकुलेटर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। आप आज के डेट में आपको ओपीएस से अगर आप कंपेयर करिए तो एनपीएस ओके ओके ही है, मतलब आपको ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं है। पर हाँ, वो जो 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो तो आपके बेनिफिट का ही है ना। और दूसरा क्या है कि आपको
आज के टाइम पे आपके पैसे ज़्यादा अगर सेव हो रहे हैं तो आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली वो भी तो रिटर्न देंगे ही। तो अच्छा, एक चीज़ और है, आपको अगर ये लग रहा होगा कि कहाँ से देख पाएंगे एनपीएस में कंट्रीब्यूशन क्या जा रहा है, और उसका और ज़्यादा डिटेल की चाहिए अगर आपको एनपीएस के बारे में, तो आप यहाँ इस वेबसाइट से देख सकते हैं, ठीक है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, एनपीएस ट्रस्ट के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये एनपीएस पेंशन सिस्टम लॉगिन विद प्रैन, लॉगिन करके देख लीजिए आपके कंट्रीब्यूशन में क्या जा रहा है। तो ये लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा, कुछ पासवर्ड होता है वो आपने पहले क्रिएट किया होगा, नहीं किया होगा तो आप यहाँ से रीसेट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल लीजिए, और ये कैप्चा होगा, कैप्चा तो फिल करना ही है। ये कर लिया आप, एनएसडीएल के वेबसाइट में आ गए। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी कहते हैं, सीआरए, तो उसका वेबसाइट है, उसमें आ गए आप, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, अपना व्यू में जाइए और पर्सनल अकाउंट डिटेल देख सकते हैं आप, डिटेड है। और देखिए आपके स्कीम प्रेफरेंस डिटेल में आपको मैंने बताया था फंड मैनेजर कौन है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, एसबीआई वाले होते हैं, यूटीआई और एलआईसी वाले होते हैं, और उसमें परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन भी आपको अलॉट कर सकते हैं आप, बाद में भी इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और आप अगर ये चाहते हैं कि ये लोग आपको सेफ्टी जानना है कि कितना सेफ़ है इनका इन्वेस्टमेंट, ये भी जानना है, तो ये भी चेक कर सकते हैं आप। एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये वेबसाइट पे जाके आप पब्लिक डिस्क्लोजर में जाइए, इनके पोर्टफोलियो डिटेल्स में चले जाइए, ठीक है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि पैसे जा कहाँ रहे हैं आपके, ताकि मन को थोड़ा शांति रहे कि नहीं सेफ़ है कि नहीं है। देखिए पोर्टफोलियो डिटेल आप डाउनलोड किया, यहाँ से आप एक्सेल में देख सकते हैं पैसे जा कहाँ रहे हैं। देखिए ये विप्रो का शेयर ले रखा है, वोल्टास का ले रखा है, ऐसे शेयर्स में भी जा रहे हैं, लेकिन शेयर्स में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। आप नीचे आइएगा तो 13% ही जा रहे हैं, ठीक है। इक्विटी में 13% जा रहा है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट देखिए ये गवर्नमेंट के बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उसमें भी जा रहा है, ये बहुत कम जा रहा है। तो ये भी शेयर ही मान के चलिए आप, तो 14% के करीब आपके शेयर्स में जा रहे हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए क्या जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड स्टेट लोन्स, ठीक है। स्टेट को लोन भी जाता है, लोन रिपेमेंट होता है कुछ इंटरेस्ट के साथ, स्टेट उसको रिपे करती है, तो उसमें उसके लिए जा रहा है। तो उसमें देखिए बहुत कम कम जा रहा है उसमें भी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में जा रहा है। तो इसका देखिए कंट्रीब्यूशन, आपके टोटल कंट्रीब्यूशन का लगभग 54% जा रहा है गवर्नमेंट के पास। वह किसी भी प्रोजेक्ट में ज़्यादा पैसा नहीं डालते हैं, ताकि एक प्रोजेक्ट फेल भी कर जाए ना तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनेगा। इसीलिए देखिएगा आप नीचे आके, तो एक जगह इसमें आप एनपीए भी चेक कर सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या कितना है ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए मैच्योरिटी ऑफ पोर्टफोलियो ऑन एन एवरेज 9.82 दे रहा है, और मैंने कैलकुलेशन जब किया था तो 9.5 के हिसाब से कैलकुलेशन किया था। तो मैंने बिल्कुल रीज़नेबल किया हुआ है कैलकुलेशन, तो आप मान के चलिए कि इससे ज़्यादा ही मिलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा आप टेंशन में मत रहिए कि आपके पैसे बहुत कम हो रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी तरह का डाउट है आपको तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और किसी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप इस चैनल पे तो वो भी ज़रूर लिखें।